नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 जुलाई 2013 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर अगर एक बाजार के तौर पर हो और ये देश अगर बाजार बंद करके रह जाए तो ये देश कभी भी आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी देश के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी अच्छी स्थिति भी आती है, कभी बुरे दिन भी आते हैं, कभी हम टॉप पर भी होते हैं तो कभी लो पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन नीति निर्धारक जब आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस, वो निर्णय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने निर्णय करने का सामर्थ्य खो दिया है। कभी कभी देश में चर्चा होती है कि चुनाव बहुत जल्दी आ जाएंगे, समय पर चुनाव नहीं होंगे। तो मुझसे कुछ लोगों ने बात की थी, मैंने कहा देखिए भाई, चुनाव जल्दी भी अगर आने हैं तो सरकार को निर्णय करना पड़ता है। जो 9 साल में कोई निर्णय नहीं कर पाए वो निर्णय कैसे कर सकते हैं जी? तो आप मान के चलिए कि मजबूरन स्थितियां जहां जाएगी जाएगी, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई दिशा तय करने वाला नहीं है, कोई निर्णय करने वाला नहीं। और 125 करोड़ का देश इस स्थिति में जब होता है तब हर प्रकार के संकट अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। 1 रुपये में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया है। मित्रों, इसकी बू अगर थोड़ा इतिहास की ओर नजर करें, आप तो इस आर्थिक जगत की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदुस्तान 1200 साल की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुआ था, 1200 साल की गुलामी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, उस समय उसके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1000 मिलियन पाउंड लेना उधार था। यानी हम लेनदार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्जदार थी,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से जो कुछ भी गया था, वो कर्ज ब्रिटिशर को, हिंदुस्तान को चुकाना था। यानी 1200 साल की गुलामी के बाद भी आजादी का प्रारंभ आर्थिक संकट से नहीं हुआ था, आर्थिक संपन्नता के साथ हुआ था। इतना ही नहीं, विदेशों से कर्ज लेने का प्रारंभ पंडित नेहरू ने किया। आजादी के कुछ ही समय में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया। और तब वर्ल्ड बैंक का स्वतंत्र रूप नहीं था, अमेरिकन गवर्नमेंट की इच्छा से चलती थी। और उस समय पंडित नेहरू के जमाने में पहली बार कर्ज लिया गया। आज जरूरत है उस बात को समझने की कि जब वो पहली बार कर्ज लिया गया, उसमें दो शर्त थी। आज हम डॉलर हमारा 60 रुपये पर क्यों बिकता है, उसका जवाब वहां मिलता है। 2 शर्त थी। एक शर्त ये थी कि वो जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं, उन पैसों का उपयोग हिंदुस्तान के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन स्कॉलर को अमेरिका में पढ़ने के लिए, जाने के लिए स्कॉलरशिप के रूप में वो रुपये खर्च होंगे। अब देखिए कितना बुद्धिमानी का काम अमेरिका ने किया। अमेरिका जो चुने वो स्कॉलर पढ़ेंगे कहां? अमेरिका में। पैसे कौन से? तो अमेरिका ने जो कर्ज में दिए हैं वो पैसे। मतलब हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की पहली स्कॉलर पीढ़ी जो तैयार हो, वो अमेरिका की छाया वाली तैयार हो, ताकि वो गीत अमेरिका के गाएं। इस प्रकार का पहला प्रयास हुआ। और दूसरा निर्णय किया था कि ये रुपये तब देंगे कि जब आप रुपये की कीमत कम करोगे। और उस लोन लेने के कारण पंडित नेहरू के समय में पहली बार रुपये की ताकत कम हुई और वो सिलसिला चलता रहा। मित्रों, कोई भी देश गलत नीतियों के कारण जाकर के कहां गिरता है, उसका हम अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, मैं आज भी मानता हूं, भारत जैसा देश, सारे दुनिया की नजर हिंदुस्तान पे अगर एक बाजार के तौर पर हो, तो ये देश अगर बाजार बनकर के रह जाए तो ये देश कभी भी आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता है। पूरा विश्व अपना माल हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी मात्रा में डंप कर सकता है, करना चाहता है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट अवेलेबल है उनको। अगर ये सिलसिला चलता रहा और देश का इंपोर्ट बढ़ता ही गया, तो पता नहीं देर की आर्थिक स्थिति कहां जाकर के रुकेगी। मित्रों, आज जिस तेजी से इंपोर्ट बढ़ रहा और एक्सपोर्ट में हम पहले से भी नीचे आ गए, यानी स्टेबल भी नहीं रहे, हम उससे भी नीचे आ गए। और उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी बढ़ती गई है, जिसने पूरी आर्थिक स्थिति पर एक नया बोझ डाल दिया है। एफडीआई और एफआईआई दोनों के तराजू पर हम संतुलन नहीं कर पा रहे हैं। और उसका मूल कारण हमारी नीतियां हैं। लोग कहते हैं एफडीआई नहीं आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर धन तब लगाता है जब उसको अपने पूंजी की सिक्योरिटी महसूस हो, उसको लगे हाँ मैं इतना लगाता हूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे गुड गवर्नेंस की अनुभूति हुई, मुझे एफिशिएंट गवर्नेंस मिलेगा, सिंगल विंडो मुझे क्लियरेंस मिलेगा, तो वो हिम्मत करेगा। लेकिन अगर पॉलिसी पैरालिसिस है,
पॉलिसी पैरालिसिस है तो दुनिया में कितनी उसकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं देखेगा। और अगर हमारे यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुर्बल होते चले जा रहे हैं, और तब हम जाकर के या तो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति और लुढ़कती चली जा रही है। मतलब हम स्टॉक मार्केट की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम 3 चीजों को बैलेंस रूप से आगे न बढ़ाए सरकार, तो मैं मानता हूं रियल ट्रांजैक्शन की संख्या कम होती चली गई है। रियल ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूट चुका है। अगर ये स्थिति बनती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कहां जाकर के खड़े रहेंगे। और इसलिए स्टॉक मार्केट के में भी एक जो रिटेल का क्षेत्र है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा एफआईआई का है, ये तीनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। आज मित्रों, अगर एफआईआई का शेयर बढ़ गया और दुनिया का कोई देश जस्ट बिकॉज अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और अचानक एफआईआई में एकदम से बहुत बड़ी अमाउंट चली जाए, तो पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगा। और उसके कारण सामान्य मानवी को कोई भरोसा नहीं रहेगा। मित्रों, आज चिदंबरम जी कहते हैं कि भाई लोग सोना न खरीदें, लेकिन लोग सोना खरीदने के लिए मजबूर क्यों हुए? मुझे मालूम, हमारे यहां गुजरात में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी एक प्यून होगा तो भी वो सुबह शाम देखता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। हमारे यहाँ एक अखबार तो सिर्फ स्टॉक मार्केट के रेट के ऊपर ही चलता है, पूरा अखबार उसे, और लोग उसी को खरीदते हैं क्योंकि उनको उसी में इंटरेस्ट होता है। लेकिन आज उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि उसको जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद 2 रास्ते बच जाते हैं, रियल एस्टेट में डालो या तो गोल्ड में डालो। रियल एस्टेट में डालने के लिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल के पास उतनी अमाउंट नहीं होती है ताकि उसमें डाल नहीं पाता है। तो क्या करेगा? चलिए भाई 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम गोल्ड ले लो, पैसा बढ़ जाएगा। अकेले 2012 के वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपयों का गोल्ड इस देश में इंपोर्ट हुआ, 1 साल में। और बताया जाता है कि आज देश में 18 लाख करोड़ रुपयों का गोल्ड आज हिंदुस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट है मित्रों। अगर ये स्थिति रही तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति को एक ही जगह पे उसको सिक्योरिटी लगती है, हार लेकर के रखो, ज्यादा पैसे मिले या ना मिले लेकिन पैसे बच जाएंगे। या तो उसको लगता है रियल एस्टेट। मित्रों, रियल एस्टेट में भी जाने का कारण क्यों बना है? तो हमारी इकोनॉमी पर ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट करने लग गई है। और जब ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट कर रही हो, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती हो, तो स्वाभाविक है लोगों को रियल एस्टेट में जाने का रास्ता ठीक लगता है। और जेन्युइन आदमी अगर रियल एस्टेट में जाना चाहता है, एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लैक मनी नहीं है। एक ऐसे विशियस सर्कल को देश में चलाया गया है जिसके कारण देश का पूरा अर्थतंत्र आज स्थितियों को बिगाड़ रहा है।